नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSAT की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपीपीएससी बीईओ के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 120 प्रैक्टिस सेट का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम सभी संबंधित विषयों को जैसे सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, अर्थव्यवस्था, राज्यतंत्र, जनसंख्या और भूगोल माने आपके सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या आप जानते हैं दोस्तों एक कृत्रिम उपग्रह को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका सोर्स क्या होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो ऊर्जा का सोर्स होता है वह उसके अंदर उपस्थित सौर सेलें होती हैं। और दोस्तों यह सौर सेलें ऐसी युक्तियां हैं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? बिल्कुल ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे कान के अंदर पाई जाने वाली जो स्टेपीज नामक हड्डी है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, हमारी जांघ में पाई जाने वाली फीमर नाम की हड्डी जो है वह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो गेम्बूसिया नामक जो कीटभक्षी मछली है इसका प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो मच्छरों के अंडे और लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन जो है, इस गेम्बूसिया मछली का जो भोजन है वो पानी में जमने वाली काई और पानी में पाए जाने वाले मृत जीव और हाइड्रिला पौधे भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सामान्यतः एक गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हम जानते हैं कि हीलियम गैस जो है वह वायु से हल्की होती है, जिस कारण वह गुब्बारे को आसानी से ऊपर उठाकर ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम गुब्बारों में हीलियम गैस भरते हैं। अगला प्रश्न, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला कथन आपके सामने है कि वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। कथन दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। और तीसरा कथन क्या है दोस्तों कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अब इन कथनों में से कितने कथन सही है वही हमें बताना है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है, यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा कथन तीसरा जो है वह गलत दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, उसमें जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन में छिद्र हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो मीथेन जलवाष्प भी ओजोन परत में छिद्र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इसे ही हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
बिल्कुल ठीक, ज्वाला का आकार गोल हो जाएगा भारहीनता की अवस्था में। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो आवृत्ति जो घटना है बार बार दोहराई जाने वाली घटना होती है और इसे हम मापते हैं हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बताया जिन्होंने भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बात करें दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी शेर शाह जो है जौनपुर में रहकर शेर शाह ने जौनपुर में रहकर अरबी है, फारसी है और इतिहास पर विशेष अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल बरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? दोस्तों अगर हम बात करें तो अल बरूनी महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान था तथा उसके साथ ही आया था। तो ऑप्शन नंबर ए अल महमूद गजनबी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह दिल्ली का सुल्तान जिसके यहां चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? दोस्तों अगर हम बात करें तो चीन से मोहम्मद बिन तुगलक का मैत्रीपूर्ण संबंध था और 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपना एक शिष्टमंडल दिल्ली भेजकर हिमालय के प्रदेश में बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। और यह किस समय की बात है? यह 1341-42 की बात है, घटना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? दोस्तों 1118 की यह घटना है और अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात अभियान की विफलता के उपरांत अपना ध्यान जो है गजनी के पूर्व वंशज खुसरो शाह की तरफ किया था। और ऑप्शन नंबर डी जम्मू का शासक इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी दंतीदुर्ग बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीसे के सिक्के चलाए थे? दोस्तों सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था क्योंकि कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमें सूची प्रथम और सूची द्वितीय को मिलान करके बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कुषाण का बिल्कुल ठीक है, इन्होंने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल का संबंध हो जाएगा तो इन्होंने स्वर्ण एवं रजत। और दोस्तों हम सातवाहन के पहले ही देख चुके हैं तो सातवाहन का शीशा होता तो बिल्कुल सही होता। और कलचुरी तो यह स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो था उसका नाम था हेरसे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो किस दल की सीट पर इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, लिबरल पार्टी की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि विभिन्न षड्यंत्र केस और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपके समक्ष उपलब्ध हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नासिक षड्यंत्र केस और इसका संबंध राज बिहारी बोस से नहीं है। इसके अलावा दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध अमीर चंद्र से है। काकोरी षड्यंत्र केस का संबंध अशफाक उल्ला खां से है
और लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध जतिन दास से है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रारंभ में शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और कुछ समय के पश्चात उन्हें मुस्लिम हितों के समर्थक के रूप में जाना जाना लगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाने था? नाम याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन रूबिकॉन। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव जो है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, जेल में गांधी की आमरण अनशन, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले ही कई बार देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ठीक दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 से 1946 ईस्वी तक के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। कारण क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में चलाया गया था और उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपका जो कथन नंबर 1 है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। कथन दूसरा हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 भाग ए में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध है और अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों नगर पालिका परिषद और नगर निगम, यह 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कथन प्रथम वाला जो है वो सही हो जाएगा और द्वितीय वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 18 भाग 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, अनुच्छेद 18 भाग 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ कथन आपके समक्ष है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है और लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो दोस्तों अब हमें यह बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा या फिर कौन से सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में तो सिर्फ कथन 4 गलत है कि वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। इसके अलावा जितने भी कथन दिए गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ए, बी और सी इन तीनों का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह है भारत के
महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, दो सूचियां हैं और उन्हें हमें बताना है कि मिलान करके बताना है कि सही कोड क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, तो झांसी का संबंध है नगर निगम से, क्योंकि झांसी में नगर निगम है। मछली शहर की बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध हो जाएगा हमारे नगर पंचायत से। तो कोड हो जाएगा सबसे पहले हमारा 4, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3। उसके बाद दोस्तों टुंडला में क्या है, तो दोस्तों टुंडला में नगर पालिका परिषद है, तो यहां से आपका कोड हो जाएगा 1। और सैफई में क्षेत्र समिति है, तो कोड हो जाएगा हमारा 2। तो कोड हमारा हो जाएगा दोस्तों 4312। तो चलिए दोस्तों हम कोड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4312। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायपालिका पुनर्विलोकन के व्यवहार में विषय में सही नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एक कानून को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 फर्स्ट तक अंतर्विष्ट किए गए। इसके बाद कथन दूसरा देखते हैं दोस्तों कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राज्य तंत्र मतलब संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा या फिर कौन से सही कथन है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो कथन प्रथम वाला जो है सिर्फ और सिर्फ वही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों राज्य में विद्यमान विधान परिषद के उत्सादन के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही हो जाएगा कि राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प संविधान में विहित विशेष बहुमत से पारित करे और संसद विधि बनाकर विधान परिषद का उत्सादन करे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए हमारा बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर क्या है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो देश की सीमाओं के अंदर जो उत्पादन हो रहा है या फिर शुद्ध साधन से आय हो रही है उसे हम कहेंगे जीडीपी। और देश के नागरिक जो विदेश में रहते हैं जब हम उनकी भी आय को जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है जीएनपी। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी विदेशों से शुद्ध साधन आय का तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा और आगम घाटा, इनकी मात्रा का घटता हुआ क्रम जो सही क्रम है वह क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, राजकोषीय घाटा, उसके बाद आगम घाटा और लास्ट में आएगा हमारा प्रारंभिक घाटा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगस्त 1994 में भारतीय रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से समाज में क्या फैलता है। दोस्तों जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है तो उस दशा में अगर हम बात करें तो आर्थिक विषमताएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना काल में आर्थिक विषमताएं जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कागजी स्वर्ण है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से विचार करके बताएं।
बिल्कुल ठीक दोस्तों, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जैसे वर्तमान समय में कई सारे लोग जो है वो निर्धनता के दुष्चक्र में फंस गए हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रैगनर नग से संबंधित है यह अवधारणा। अगला प्रश्न, आबिद हुसैन समिति का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे था? क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्या आपने सुना है आबिद हुसैन समिति के बारे में? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके विकास करने के लिए जो सुझाव देने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उसका जो मंत्रालय है डॉक्टर आबिद हुसैन की अध्यक्षता ने 1995 में इसकी समिति की गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी लघु एवं मध्यम उद्योग से इनका संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, कुछ व्यक्ति और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम हमें दे रखे हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में हमारा एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध है दोस्तों हमारी हरित क्रांति से। कोड हो जाएगा 3। दोस्तों, एल.के. झा की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा कराधान से। कराधान में इन्होंने बहुत योगदान दिया था, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 5। इसके बाद वी.जी. कुरियन। तो दोस्तों, वी.जी. कुरियन के बारे में आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 2। और मोरारजी देसाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 1। तो राइट सही कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 3521। तो चलिए दोस्तों, हम कोड को देख लेते हैं। 3521 दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वर्ष 2015 के आंकड़े दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम आपके समक्ष है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 2015 की बात करें तो दोस्तों आलू के जो शीर्षक उत्पादन प्रदेशों में से था वह उत्तर प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र आपके समक्ष है। दोस्तों, अगर हम बात करें सुनहरी क्रांति की, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? उद्यान या फिर फल उत्पादन से, तो यह सही है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दोस्तों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका संबंध दूध से है। दोस्तों, अगर हम बात करें नीली क्रांति की, तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह सही से सुमेलित नहीं है। और हरित क्रांति नो डाउट कृषि से ही संबंधित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बिल्कुल ठीक, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पूर्व में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, यह 1965 में गठित किया गया था। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? बिल्कुल ठीक है, गुजरात दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो किस प्रदेश में सोयाबीन का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बिल्कुल ठीक, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम पहले स्थान की बात करें तो कर्नाटक का स्थान यहां पर पहले स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिडबी की स्थापना किस कार्य हेतु की गई थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, सिडबी की फुल फॉर्म की बात करें हम तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई थी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है?
बिल्कुल ठीक है दोस्तों, गांधी जी का चरखा, सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, फेमा जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फिर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम भी कहते हैं को अंतिम रूप से किस वर्ष में लागू किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2002 में इसे फाइनली लागू कर दिया गया था। इससे पहले जो नियम चलता था, अधिनियम चलता था, उसका नाम था फेरा, जिसे हम कहते थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश। तो दोस्तों विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। और वर्तमान समय में जिस समय चीन से भारत की तनातनी चल रही है, उस समय यह काफी डिस्कशन में है। बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम चीन से अगर 100 रुपए का आयात करते हैं तो बदले में हमारा सिर्फ जो है 20 रुपए का निर्यात हो पाता है। ये लगभग बात है। तो चीन का अंश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा भारत में एक्सपोर्ट करता जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष में लागू हुआ था? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो हमारा पेटेंट है, कानून है, बिल्कुल ठीक 20 अप्रैल 1972। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 अप्रैल 1972 को भारत में पेटेंट कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1000 पुरुषों पर 14 महिलाओं में, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जननांकी जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, तो दोस्तों जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जननांकी में लिंगानुपात से आशय प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो दोस्तों आपको भारतवर्ष के सभी प्रदेशों की जनसंख्या पता होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर 1106 व्यक्ति होते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम पंजाब की, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 551, झारखंड की बात करें दोस्तों तो 414, और सबसे लास्ट में जो हमारा उत्तराखंड है वहां पे 189 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह मतलब अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या फिर माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर और अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ कथन दूसरा वाला सही है कि पोषकों को सतह पर लाकर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष में उतरा था? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों भारत में पाई जाने वाली खर्राई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? तो दोस्तों हम कथन पढ़ते हैं, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है और यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि अनूठा क्या है इसमें। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर
ए माने यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवाधोभी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारक जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है और जिसका कारण क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं आपको। क्या क्या दिए हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें एक कोड का चयन करना है, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि कथन, कारण या फिर कौन सा कोड सही है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, मगर आर जो है, रीजन जो है वो कथन को एक्सप्लेन ठीक से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमियासिस रोग रहा। इसके अलावा कथन 3, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। यह तो बिल्कुल गलत है। और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो दोस्तों इन कथनों में से सही कौन सा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। तो यह गलत है। इसके अलावा तीनों जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो पहला और दूसरा कथन हमारा यहां पर सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है और फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश की स्थानापन्न मतलब रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध माने ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसे हम गास्क भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें तो पटकाई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य में है। त्रिपुरा से इसका कोई भी संलग्न नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों आपको पर्वतीय दर्रा और राज्य के बारे में दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो बुमला दर्रा दिया गया है वह किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जेलेपला दर्रा की, तो यह सिक्किम राज्य से स्थित है। तो कोड हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद हो जाएगा 3। बुलिंगला की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा हमारे उत्तराखंड से। तो कोड हो जाएगा हमारा 4। और लास्ट में शिपकीला, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा राइट कोड हो जाएगा 1342। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए झेलम, चिनाव, रावी और सतलुज, तो इनका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
दोस्तों दो सूचियां दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दुलस्ती बांध की तो यह चिनाव नदी पर स्थित है, तो हमारा कोड हो जाएगा 2। दोस्तों गांधी सागर बांध के बारे में यदि आप जानते हैं तो आपको पता होगा यह चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद उकाई बांध जो है दोस्तों तो यह तापी नदी पर स्थित है, कोड हो जाएगा 3। और लास्ट में तवा जो है वो तवा नदी पर स्थित है, तो कोड हो जाएगा हमारा 2 1 3 4 2 1 3 4। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जया पन्ना एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य मतलब सीरियल की उन्नत किस्में है। ऑप्शन नंबर ए धान बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें आइसोबार की तो समदाब को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा है। आइसोहाइड की बात करें दोस्तों तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहाइड कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आइसोबाथ की तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम आइसोबाथ कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें आइसोहेलाइन की तो समुद्री जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोहेलाइन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सी है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह सही से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या फिर विशेषताएं हैं। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी कि पहला दूसरा तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारे का रंग सूचक है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक, उसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं हम पहले ही। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लगभग 31% जो यूरेनियम का भंडार है वह ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों नीचे दो कोड दिए गए हैं, हमें क्या करना है, दोनों कोड को सही से मिलान करना है। तो लौह इस्पात केंद्र और उससे संबंधित देश, बात करें अगर हम हैमिल्टन की तो यह कौन से देश में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, यह कनाडा देश में स्थित है, कोड हो जाएगा 2। बर्मिंघम की बात करें दोस्तों तो बर्मिंघम का संबंध हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, तो कोड हो जाएगा 3। एसन की बात करें दोस्तों तो एसन का संबंध है जर्मनी से, तो कोड हो जाएगा 4। और लास्ट में हमारा अंसान तो यह संबंधित है चाइना से, तो कोड हो जाएगा हमारा 2 3 4 1। चलिए दोस्तों कोड देखते हैं, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक जल संधि जिसका नाम है डोबर किसको जोड़ती है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो डोबर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड फ्रांस में इसकी भौगोलिक स्थिति है और विश्व की प्रमुख जल संधियों में से इसका नाम भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर एक सही है, कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यह कथन सही हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से, माउंट कोटोपेक्सी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कहां की गई थी। बिल्कुल ठीक, दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है, वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, सऊदी अरब की तेल कंपनी नाम है आरामको। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि विवाद पर दिए गए निर्णय के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों उपरोक्त में कौन कौन से कथन सही है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कथन नंबर 3 जो है यह सही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो चौथा, दूसरा और पहला यह तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है हमें यह बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यह चारों ही कथन सत्य है। मतलब 11-12 अक्टूबर 2019 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, सही है। यात्रा के प्रथम दिन नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग माल्लमपुर स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किए थे। भारत ने चीनी यात्रियों के लिए बहुप्रवेश सुविधा के साथ 5 वर्षीय टूरिस्ट ई वीजा की घोषणा की और दोनों नेताओं ने वर्ष 2020 को भारत चीन सांस्कृतिक एवं व्यक्ति से व्यक्ति का आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो यह चारों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब एनजीटी ने किस राज्य के ऊपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? बिल्कुल ठीक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। 24 अक्टूबर 2019 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ था? बिल्कुल ठीक, न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है और भारत का स्थान दोस्तों इसमें 63rd था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में अब WH के भी मंत्री बन गए हैं तो उनका जो है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी उपकरण जेमिनी का संबंध किससे है? बिल्कुल ठीक, आपदा प्रबंधन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सितंबर 2019 में चौथे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? वेरी गुड दोस्तों, जिन्होंने भी बताया मालदीव इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ऑपरेशन ब्लिजार्ड को हाल में खबरों में रहा, तो दोस्तों इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लिजार्ड जो है वन्य जीवों के अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। केंद्र सरकारों ने अधिवक्ताओं को बीमा कवर देते हुए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? बिल्कुल ठीक दोस्तों, विधि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और किस लिए किया गया? अधिवक्ताओं को बीमा कवर देने हेतु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहली बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जारी किया गया था और इसके अनुसार जो सबसे नंबर 1 पर रहा है वह रहा है कर्नाटक। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर रहा है तमिलनाडु का, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, चौथे नंबर पर तेलंगाना और 5वें नंबर पर हरियाणा। और दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी का नंबर था 7। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से विचार करके बताएं कि अगर हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बार जो है यह संख्या दी गई है। अगर हम 999 को बाहर निकाल ले तो 999 और इंटू कर देंगे हम उसे 6। अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों? तो 1 + 7 2 + 7 और
जो हर है वो सब में 7 है, डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो अंदर आ जाएगा 21/7, तो हम इसे 3 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा 999 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 5594 और उसमें कर देंगे हम +3, तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 5597। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 19 नवंबर 2019 को श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो दोस्तों किसने जो है 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? बिल्कुल ठीक, पंकज कुमार, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? इस प्रश्न को हल करने के दोस्तों कई शॉर्टकट है, फिलहाल यहां पर हम सिर्फ आंसर बताते हैं आपको। दिए गए चित्र में 36 त्रिकोण है, ट्रायंगल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिन्हें कुछ उभयनिष्ठ यानी सामान्य है, जैसे बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, शंकु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा? तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या हुआ है कि सबसे पहले हम U से गए हैं दोस्तों S पर, तो हमने क्या किया है, हमने किया -2। अगर S से जाएंगे दोस्तों हम Q पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से -2। उसी प्रकार जब हम Q से -2 करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा दोस्तों O। इसी प्रकार दोस्तों Z से जब हम W पर गए हैं तो हमने क्या किया है दोस्तों, -3 किया है। W से T पर गए हैं तभी भी हमने -3 किया है, और T में जब हम -3 करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा दोस्तों Q। और अगर हम देखें दोस्तों तो E से गए हम A पर, तो दोस्तों E से A तक जाने पर हमें क्या करना होगा, -4 करना होगा। उसी प्रकार A से जाएंगे W पर, तब भी हमें -4 करना होगा, और W में जब हम -4 करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो हमें मिल जाएगा S। तो दोस्तों इस प्रकार हमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, OQS। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पहले अक्षर, और इस पहले अक्षर में जो है अंतर है 2 का, फिर बाद में अंतर है 3 का, और उसके बाद अंतर है 4 का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों 2 से हमें जाना है 7 पर, तो क्या लॉजिक लगाया है यहां पर, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें क्या कर दिया है, +1 कर दिया है। 3 से मल्टीप्लाई और +1, तो 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है दोस्तों, 4 से गए हम 21 पर, तो दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई किया है और +1, तो 4 पंजे 20 और 1 21। इसी प्रकार दोस्तों 6 से पहुंचे हम 43 पर, तो 6 की मल्टीप्लाई की है दोस्तों हमने 7 से, तो 7 6 42 और 1 जोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई की थी, फिर 5 से की थी, फिर 7 से की थी, तो इस बार हमें किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक 9 से। और हर बार हमने +1 किया है, तो अभी भी हमें क्या करना चाहिए, +1 कर देना चाहिए। तो 8 की गुणा हम करेंगे दोस्तों 9 से, तो 8 नीम हो जाएगा 72, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 73। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दोस्तों सीरीज में अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के लॉजिक लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से विचार करके बताएं कि असंगत कौन सा है।
बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सलाद पत्ता। क्योंकि दोस्तों अमरूद है, तरबूज है, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार जो है वो फलों की श्रेणी में आते हैं और सलाद पत्ता सब्जियों में आएगा, तो यह अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। बिल्कुल ठीक है, वह हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दोस्तों वह 15 मीटर जो है वो पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए ये रहा राज का घर और वह 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो राज ये 15 मीटर चल दिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दाएं मुड़ता है, तो सीधे हाथ पे मुड़ जाता है और कितना चलता है, और 27 मीटर चलता है। तो सीधे हाथ पे मुड़ के वह 27 मीटर चल दिया। फिर क्या करता है वह, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों 27 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। तो दोस्तों फिर वह दाएं मुड़ेगा और कितना जा रहा है, वह 45 मीटर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या कहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो दोस्तों अब यहां लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा और कितना जाएगा दोस्तों, 5 मीटर। पूछा गया है कि पार्क उसके घर से किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि ये रहा था उसका घर और ये रहा पार्क, तो किस दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन होगी अगर हम उसके घर से देखें। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा। तो दोस्तों इशिता ने कहा है किसकी तरफ, आदित्य की फोटो की तरफ देखते हुए। इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी। तो दोस्तों आदित्य के पिता की बात हो रही है और पिता की वाइफ और उनकी बेटी का एकमात्र भाई जो है वो विराज है। तो दोस्तों इनकी बेटी का एकमात्र भाई जो है वो विराज है। तो आदित्य का विराज से संबंध क्या होगा। तो दोस्तों ये पिताजी की स्त्री पत्नी, मतलब वो हो गई माता, और माता की बेटी यानी वह आदित्य की बहन, और का एकमात्र भाई विराज है। तो यहां पे क्या संबंध हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कथन के दिए गए जानकारी को प्रदर्शित करने वाले वेन डायग्राम का चयन करना है। तो दोस्तों कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं और कुछ लड़के गायन और नृत्य दोनों कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कुछ लड़के गायन भी कर रहे हैं, कुछ लड़के नृत्य भी कर रहे हैं और कुछ लड़के गायन और नृत्य दोनों ही कर रहे हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि रिक्त स्थान के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए 2 और 3 हो गया 5 और 8 और 7 हो गया 15। तो दोस्तों 15 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है 75 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों देखें 7 और 4 ये कितना हो जाएगा 11 और 8 और 2 ये कितना हो जाएगा 10। तो 11 की जब हम 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा 110। उसी प्रकार 3 और 1 4 और 9 और 5 14 हो जाएगा। तो दोस्तों 14 की जरा 4 से गुणा करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो दोस्तों हम दिए गए ऑप्शंस में से किसी वस्तु को कहां पर रखें कि उसका भार जो है वो न्यूनतम हो जाए, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान कितना होता है, 0। तो यहां पर न्यूनतम कब होगा, जब पृथ्वी के केंद्र पर हम किसी वस्तु को रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या है इस प्रश्न के लिए,
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं, यह कथन गलत है। इसके अलावा बाकी सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1997 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी और विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, प्रयागराज, अलीगढ़ और रायबरेली यह तीनों ही चयनित हैं। ऑप्शन नंबर सी सीतापुर इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? किस वर्ष से आरंभ किया गया था? बिल्कुल ठीक, 1995 जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बाकी सबने योगदान दिया था सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है मुख्यतः कहां पाई जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर और झांसी में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न, दोस्तों तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारी जो तीन संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या है x। तो दोस्तों जब हमारी पहली संख्या है x और यहां पर बात की गई है क्रमागत विषम संख्याओं की, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी संख्या हो जाएगी x+2। और इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी x+4। और इन सभी का जोड़ जो है वो कितना है दोस्तों? वह है 33। तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33। तो दोस्तों अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x और 4 और 2 6 प्लस 6 बराबर 33। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 33 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 27। तो दोस्तों 3x बराबर है 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 को 3 से भाग देंगे, 9 बढ़ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए कि 9 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 9, 11 और 13। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम समीकरण को लिखना चाहें तो 2 एकम 2 और 1 3, तो हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23, तो हमारा यहां आ जाएगा 23/2। फिर 111 की 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 222 और प्लस कर देंगे 1 तो हो जाएगा हमारा 223/2। और इसी प्रकार 1111 की जब हम गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2222 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2223/2। तो दोस्तों हमें करना क्या है? तीनों चारों को ऊपर ऐड कर लेना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा दोस्तों 2472। 2472 को दोस्तों 2 से हम भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 1236। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों a का b% जो है वो 10 है, तो a का मान क्या होगा? तो दोस्तों क्या बताया कि a का b%, तो a का b% कैसे निकालेंगे? b% कितना दे रखा है दोस्तों? हमें 10 दे रखा है। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ab बराबर कितना हो जाएगा? इस 100 को ऊपर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 2 0 हम वहां पर बढ़ा देंगे। तो ab बराबर कितना है दोस्तों? ab बराबर हो जाएगा 1000। और हम a को यहीं पर रखें और b को इसके नीचे भेज देंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो a का मान कितना आ जाएगा? 1000/b। तो दिए गए ऑप्शंस में से वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दोस्तों 32 रुपए प्रति किलो की चीनी और 37 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की चीनी को किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य
रुपए 34.50 रुपए प्रति किलो होगा। तो दोस्तों एक नियम है मिश्रण का नियम, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। पहली चीनी जो है वो 32 रुपए किलो और दूसरी चीनी कितनी है दोस्तों 37.50 रुपए किलो है। और हमें जो कीमत चाहिए वह कितनी चाहिए, वह चाहिए है 34.50 रुपए। तो दोस्तों अंतर कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर अंतर है 3 और यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर है अंतर 2.5 का। तो हमारा जो सही होगा वो अनुपात क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक 3 सही 2.5 का होगा। अगर हम इसे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2.5 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। तो सही अनुपात हो जाएगा दोस्तों हमारा 6:5। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 3 वर्ष पूर्व रानी रजत से 8 वर्ष छोटी थी, आज उसकी आयु में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि रजत की वर्तमान आयु है x वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले जो रानी की आयु होनी चाहिए थी वो क्या थी, वो रजत से 3 वर्ष कम थी। तो 3 वर्ष पहले कितनी हो गई, x-3 हो जाएगी। और दोस्तों इसीलिए 3 वर्ष पूर्व जो रानी की आयु थी वो क्या थी, 8 का अंतर है, 8 वर्ष छोटी थी। तो क्या होगा x-3 - 8 बराबर x-11, यह आ जाएगा। और वर्तमान में रानी की आयु कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में रानी की आयु कितनी है x-8। तो दोस्तों अगर हम दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो आ जाएगा x-8। और अगर हम यहां पर इस समीकरण को खोलेंगे तो यहां पर माइनस की x से मल्टीप्लाई होगी तो x - x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 8। तो -x और +x आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 8। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 2 शहर हैं ए और बी, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी तक चलती है 40 किलोमीटर की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। तो दोस्तों कार की औसत चाल के बारे में हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों फार्मूला अगर हम लगाएं तो यहां पर फार्मूला क्या होता है, 2 × स्पीड 1 और स्पीड 2 अपॉन S1 + S2। तो दोस्तों S क्या है यहां पर, गति है। तो S1 यहां पर 40 हो और S2 दोस्तों कितना दे रखा है 60। तो हम 2 × 40 × 60 और डिवाइड किससे कर देंगे दोस्तों, 60 + 40 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 6 चौक 24 दूनी 48 और 2 0 आ जाएंगे और नीचे हम 100 से भाग करेंगे तो 2 0 हमारे कट जाएंगे। तो मिलेगा कितना हमें 48। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दी गई आकृति में यदि QRS समबाहु त्रिभुज और OTS जो छोटा वाला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोस्तों और जो एंगल x है वह 47 डिग्री का है, तो y का मान पूछा है दोस्तों। एंगल x 47 डिग्री का है, y का मान पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो जो कोण y है वह किसके बराबर होगा, वह z के बराबर होगा। और जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ये कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोण जो है वो तीनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों यह कोण 60 का है, यह भी 60 के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हमें एक कोण x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों 47। तो 60 में से हम 47 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13। तो कोण z का मान कितना आ जाएगा 13। उसी प्रकार कोण जो कोण y है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, कारण क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, औसत पूछा गया है दोस्तों। कई सारी संख्याएं, कई सारे ग्राम हमें दे रखे हैं और अगर औसत की बात करें तो हमें करना क्या होता है, सबको ऐड करना होता है और डिवाइड कर देना होता है नंबर से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं दे रखी है, आपको क्या करना है इन सबको ऐड करना और 6 से भाग कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो 5.06 ग्राम जो है आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर
जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम वीडियो में क्या और इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकें। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।